नमस्कार। फैम हेल्थ व्यूअर्स का आज इस स्पेशल डे पर स्वागत है। आज है डॉक्टर्स डे। फैम हेल्थ और हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 1.5 साल से कोरोना के खिलाफ के संघर्ष और फ्रंट लाइन कर्मचारियों की दृढ़ता और मेहनत को हम सलाम करते हैं। कोरोना की बात चली है तो हम इस विषय से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। आज हम फैम हेल्थ लाइव पर कोरोना के नए म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डेल्टा प्लस। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर वली एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ऑनररी फिजिशियन रह चुके हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन, श्री शंकर दयाल शर्मा और श्री प्रणब मुखर्जी के। डॉक्टर वली, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। डॉक्टर वली, आपको और पूरे डॉक्टर कम्युनिटीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अजीब सी आपदा जो आई थी, इससे लड़ने के लिए और हमारी पूरी कौम को, पूरी दुनिया को संभाल के रखने के लिए दिल से हमारी आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस स्पेशल डे पे आप डॉक्टर्स को और कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको पहले थैंक यू करूँगा। आपको ये कहूँगा कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य का ज्ञान देते हैं। और बहुत सिंपली मैं ये बात कहना चाहूँगा, डॉक्टर के जीवन में हर दिवस डॉक्टर्स डे होता है। एवरी डे इज़ अ डॉक्टर्स डे फॉर अस एंड वी डोंट सीज टू बी अ डॉक्टर व्हेन वी स्लीप। ड्यूरिंग स्लीप अगर कोई फ़ोन कॉल भी आती है तो वी हैव टू गेट अप एंड वर्क लाइक अ डॉक्टर। So doctor is always a doctor, and the society has realized this recently more, and we thank the society also for cooperating with doctor community because we have been overburdened, overworked. और आपको ये तो मालूम ही है कि इंडिया में जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो है वो बहुत कम है डॉक्टर्स, और गांवों में इससे भी कम है। तो इस हालत में हमने जो काम किया है वो अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है, और डॉक्टरों को बहुत उन्होंने अपने ग्रेटफुलनेस और आभार प्रकट किया है। राष्ट्रपति जी ने भी और हमारे गृह मंत्री जी ने भी और सब लोगों ने, राहुल गांधी जी ने, सब लोगों ने डॉक्टर्स के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त किया है। इसके लिए हम सब की तरफ से उन लोगों को भी धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। और कोरोना के संकट में हम अभी भी आपके साथ खड़े हैं, इस बात की मैं पूरी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से, द होल कॉन्शियंस ऑफ डॉक्टर्स की तरफ से आपको सबको और मरीजों को और जनता को इस बात का वादा और वचन देता हूँ कि वी आर ऑलवेज देयर। सुंदर आपने मैसेज दिया है सबके लिए, और इसी भरोसे पे शायद है कि दुनिया कायम है वापस। हमारे देश में तो लॉकडाउन खुल ही गया है, काफी लोग बाहर भी जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो आया था सेकेंड वेव, डॉक्टर वली, दैट वाज ऑन द वेरिएंट व्हिच वाज कॉल्ड डेल्टा। पहले तो डेल्टा के बारे में बताइए कि ये आया, तूफान मचा के चला गया, अस्त व्यस्त हो गई व्यवस्था सारी, और अब अचानक गायब ही हो गया है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? और इज दिस नॉर्मल कि वायरस आता है, इतना दहशत से आता है और एकदम से गायब हो जाता है? इज दैट अ नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ एनी वायरल इन्फेक्शन? जी, वायरस तो देखिए अदृश्य पार्टिकल्स होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, और इसी वजह से ये खतरनाक होते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेकंड वेव में ये डेल्टा वायरस आया, और मैं लोगों को कहता हूँ कि जिन्होंने ये लेटर्स देखे हैं ग्रीक, जो पाई है, अल्फा है, गामा है, उसमें सबसे टेढ़ा-मेढ़ा जो है वो डेल्टा ही होता है। तो ये इतना ही टेढ़ा-मेढ़ा वायरस था, इसने बहुत लोगों की जानें ली, हम लोगों को निहत्था कर दिया, ऑक्सीजन से लाचार कर दिया, बहुत सी जानें आईसीयू में बेड्स बंद कर दिए। तो ये इतना ही शातिर, और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि बहुत ही बहरूपिया वायरस है। तो ये खतरनाक वायरस था और इसमें क्षमता थी लोगों के फेफड़ों में घुस जाने की, और शायद उस वक़्त हम ये समझ रहे थे कि ये वेव जो है ख़त्म हो गई है, कोरोना चला गया है, और हम लोग निश्चिंत से हो गए थे। हमने जो तैयारियाँ की थी उनको वाइंड अप कर दिया था, हमने ये सोचा था कि अब शायद कोरोना चला गया है, और उससे गलती बड़ी ये हो गई कि हमारी जो सुविधाएँ थीं वो कम पड़ गईं सेकंड वेव में। और ये जो डेल्टा वायरस है ये एक म्यूटेंट वायरस है, और डब्ल्यूएचओ ने इसको बाकायदा क्लासिफाई किया है ताकि कोई दूसरा ये नाम दोबारा न लेके इंडिया से निकला। तो इसको 31 मई को डब्ल्यूएचओ ने दोबारा से नाम दिया
डेल्टा वायरस, और इसका जो वेरिएंट है ये 617 है। तो 617 नंबर भी दिया गया इसको, और इसको 0.1 यानी 617 सीरीज में पहला वायरस है। और ये बहुत ख़राब और जघन्य तौर पर शरीर के जो एस रिसेप्टर्स होते हैं उनमें चिपक जाता है और उनकी क्षमता को बंद कर देता है। और इसमें हमने ये भी देखा कि लोगों को हार्ट अटैक्स भी हुए, स्ट्रोक्स भी हुए और फेफड़े ख़राब हो गए लोगों के। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ साइकियाट्रिक सिम्पटम्स भी हुए लोगों को, जिसकी वजह से वो अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठे। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए बिकॉज़ ऑफ वायरल रीज़न्स एंड बिकॉज़ ऑफ रीज़न्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डेफ़िसिट, एंड बहुत से लोग घर में रह के परेशान हो गए। तो बहुत ख़राबी हो गई, और इस खराबी से बहुत बड़े-बड़े नुकसानात हुए, फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस, एम्प्लॉयमेंट लॉस, एग्रीकल्चरल लॉस। गाँवों में बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल गरीब हो गए, और उनको अभी कोई सहारा देने वाला हमारी जैसे सोसाइटी के लोग हैं उनको नहीं आ रहा सामने बड़े तादाद में। तो मैं ये कहूँगा कि उन गरीबों की खैर खबर करनी चाहिए। और इसी तरह से आज डॉक्टर्स डे पे मैं ये भी कहूँगा कि जिन डॉक्टर्स फैमिली ने अपने कमाने वाले बंदों को खोया है, जो डॉक्टर्स को खोया है, या जिनकी वाइफ्स डॉक्टर्स थीं उनको खोया है, उनके लिए भी आगे चल के कुछ न कुछ गवर्नमेंट को बड़ा इंतज़ाम करना चाहिए ताकि उनके बच्चों की शिक्षा वगैरह का प्रबंध हो सके। डॉक्टर वाली, जैसे आपने बताया शुरू में कि खतरनाक सा वायरस है ये, इतना खतरनाक कि बहुत ज़्यादा जान का नुकसान हुआ है इस दौरान। अ, क्या वजह है कि इतना अब काम हो गया है? हॉस्पिटल्स हैव इनफ बेड्स, पीपल आर गोइंग बैक टू वर्क एज यूजुअल। व्हाट एक्चुअली हैपेंस? ये वायरस किस तरीके से बिहेव करता है कि एकदम से शांत हो गया? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि हमने थोड़ा अनुशासन दिखाने की ज़रूरत होती है ना हम लोगों को। तो जो मैंने एक बड़ा अच्छा निमोनिक बनाया है, फैक्ट यही है कि हम लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है और वैक्सीनेशन कराना है। तो फैक्ट को का मैंने निमोनिक बनाया है, एफ फॉर कवर योर फेस, एफ cover your face, A for avoid crowds, C for clean hands, that is regularly by sanitizers, and T for 2 meter distance, and S for seculate yourself, अलग कर दीजिए अपने को, सेक्लूजन में चले जाइए। और इट दिस फैक्ट इज के वैक्सीन भी लेना है तो वैक्सीन लीजिए। और अब हमारे पास एनफ वैक्सीन हैं इसके जो खिलाफ काम कर रहे हैं, और कोई भी शक व शुबा नहीं है, इस पर रिसर्च आ चुकी है कि हमारे तीनों अवेलेबल वैक्सीन और चौथा आने वाला वैक्सीन इस पर कारगर होंगे। डॉक्टर वाली, एक नया नाम जो आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, डेल्टा प्लस वेरिएंट का, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने अभी बताया था 617.1 था, ये 617.2 इसकी सीरीज में। ये इसने क्या किया, वायरस ने अपने को और म्यूटेट कर लिया। वायरस जब म्यूटेट करते हैं नॉर्मली वो ह्यूमन फ्रेंडली हो जाते हैं और कम प्रहरी हो जाते हैं, लेस वायरुलेंट, लेस कंटेजियस। लेकिन इसकी शरारत ये वायरस की कि इसने अपने को ज़्यादा कंटेजियस बना दिया, और इसने जो इसके अंदर एक शक्ति होती है चिपकने की, अपने जो हमारी बॉडी में एस रिसेप्टर्स होते हैं उनको इस तरह से चिपका लेता है। ये एस रिसेप्टर है, ये एस रिसेप्टर है, और ये वायरस का जो है स्पाइक प्रोटीन है, तो इसको इस तरह से ये पकड़ लेता है। और इसके पकड़ने में जो प्रोटीन्स मदद करती हैं उसने उसकी लोकेशन को बदल लिया है, और लोकेशन जो बदली है तो वेरिएंट हो गया 617.2। और इसकी जो ये लोकेशन इसने बदली है उसकी वजह से इस पे जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस पे चिपक नहीं पाती हैं, और वायरस खुले दरवाजे में जैसे कोई चोर घुस जाता है उस तरह से सेल्स के अंदर घुस जाता है, और ये फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। बहुत से लोगों ने इसकी वजह से बहुत जल्दी अपनी जानें दे दी हैं, और बड़ा फास्ट ये फैला है। ये आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया से और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के इलाकों से पैदा हुआ था, फिर यूके वालों ने इसको डिटेक्ट किया था, और फिर अब करीब 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, कमोबेश 80 कंट्रीज़ में इसको आइसोलेट किया गया है। तो इसको उन्होंने शुरू में इंडियन वेरिएंट कहा था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने 31 मई को, जैसे मैंने अभी बताया है, इसका नामकरण कर दिया है, और सब वायरसेस का नामकरण कर दिया है, और इसको डेल्टा प्लस की नाम की जो है संज्ञा मिली है। तो इस तरह से ये खतरनाक वायरस है, अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है। बार-बार डॉक्टर टेड्रोस ने भी इसकी वार्निंग दी है, और उन्होंने बताया है कि इसको बहुत जल्दी से हम इन्फेक्ट कर सकता है, लोगों को हम कैच कर सकते हैं।
और डॉक्टर गुलेरिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप बगैर मास्क लगाए किसी संक्रमित व्यक्ति के करीब से भी गुजर जाएं तो भी इस वायरस से संक्रमण का खतरा हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं बार बार लोगों से यही कहता हूँ। मैंने सबसे पहले इसीलिए फैक्ट्स में फेस का कवर की बात की, और ये जो फेस कवर है ये मास्क है, और ये मास्क को हमें डबल मास्क को लगाना है, एक हमें ये लगाना है और एक सर्जिकल मास्क लगाना है, और तभी हम इस वायरस के प्रकोप से और बच सकेंगे और हम अपनी हिफाजत कर सकेंगे। डॉक्टर वली, ये जो डेल्टा प्लस के बारे में आप अभी समझा रहे थे, अभी इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं इसमें क्या कोई फर्क नजर आ रहा है इसके सिम्टम्स में या बिहेवियर में, जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इसका? वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो देखिए, शुरू में बात हुई थी, लोग डर गए थे कि वैक्सीन को भी ये डिफाई कर सकता है, आरटी-पीसीआर टेस्ट को डिफाई कर सकता है। आरटी-पीसीआर की तो वैसे भी हमारे पास एफिशिएंसी 70 ही % है, तो इस पे हमको ज़्यादा डिपेंड भी नहीं करना चाहिए। और मैं बीइंग ए क्लिनिशियन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको सिम्पटम्स पेशेंट के देखने चाहिए। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब ये है कि इसमें डिफरेंट सिम्पटम्स हुए हैं। लोगों को हेडेक तो हुआ है, फीवर भी आया है, लेकिन उसके साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम हुए हैं, जिसमें डायरिया हुआ है लोगों को। सबसे पहले बुखार आने से भी पहले डायरिया हुआ, नौजिया हुआ, वोमिटिंग हुई, एब्डोमिनल पेन हुआ। एक और तरह के सिम्पटम्स हुए हैं जिसको हम वैस्कुलर सिम्पटम्स कहते हैं, जिसमें लोगों की हाथ की उंगलियां नीली पड़ गई, जिसमें वैस्कुलर एम्बोलाइजेशन हुआ। इसमें क्लॉटिंग भी होती है। बेसिकली ये वायरस जो है क्लॉटिंग का और इन्फेक्शन का मिक्स है। अगर हम इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे और क्लॉटिंग के लिए एंटीकोगुलेंट्स नहीं यूज़ करेंगे तो हम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए, और पेशेंट्स को इसके सिम्पटम सिम्पटम अगर हों तो फ़ौरन डॉक्टर को बताना चाहिए। तीसरी तरह के जो सिम्पटम हुए हैं वो न्यूरोलॉजिक सिम्पटम्स, जो पहले भी कुछ लोगों में पाए गए थे, जैसे कि सूंघने की शक्ति का प्रभावित होना। उसमें इसमें जो एडिशन हुआ है वो है नाक का बहना। नाक का बहना इसमें देखा गया है, सीवियर हेडेक देखा गया है, और कान में भी कभी-कभी सुनाई देना कम हो गया है कुछ लोगों को। लेकिन बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स और ये जो जनरल सिम्पटम्स हैं, और सबसे बड़ा जो इसका सिम्पटम है जिससे अभी भी हम इसको टेस्ट से पहले पहचान सकते हैं, वो है अनएक्सप्लेन्ड फैटीग। अगर किसी पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड फैटीग हो, काम करने को जी नहीं चाह रहा हो, उसको हरारत जिसको हम कहते हैं वो महसूस हो रही हो, तो ये डेल्टा का लक्षण सबसे पहला हो सकता है। तुरंत अपने ऊपर ध्यान दें और इग्नोर ना करें इसको। दिस कैन बी फर्स्ट वार्निंग। So these, I think you were telling us now about Delta. Delta plus के क्या early signs and symptoms and डेल्टा distinguishing? प्लस में भी ये सब सिम्पटम होंगे, और इसके साथ-साथ कुछ और भी सिम्पटम होंगे, उनकी तीव्रता ज़्यादा होगी। जैसे मैंने अभी बताया, उसमें ज़्यादा डायरिया होगा, उसमें ज़्यादा पेट में सिम्पटम्स होंगे, बच्चों में ख़ास तौर से अगर होगा ये, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो मैलेज़ होगा, बच्चा जो है दूध डालने लगेगा, बहुत छोटा बच्चा होगा तो, और बच्चा जो है अपना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसकी माँ को समझ में आ जाएगा फ़ौरन कि बच्चा मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि माँ पहली डायग्नोस्टिक होती है। माँ की जो एक सिक्स्थ सेंस होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और माँ अपने बच्चे के बिहेवियर को डॉक्टर से पहले पहचान सकती है। तो अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास। और डेल्टा प्लस में जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा था, वो ये है कि इसपे जो हमने अभी बहुत बड़ी रिसर्च की थी और जो ट्रम्प साहब को भी दी गई थी, मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो मिक्स दिया गया था, वो इस पे काम नहीं करेगा, ऐसा बताया गया है। और टीके की भी बड़ी सावधानी इसमें बताई गई है कि आप अपनी डोज़ के बीच में इंटरवल को ना बढ़ाएँ और तुरंत अपनी डोज़ ले लें दोनों। और कई टीके जो अच्छे हैं, जो यूएस में अवेलेबल हैं, उन्हीं के मुकाबले में हमारे टीकों की एफिशिएंसी, अगर हम टाइम से दोनों डोज़ ले लेंगे, तो अभी-अभी ये परसों ही रिसर्च आई है कि हमारे दोनों टीके जो शुरू में आए थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों इस पर असरदार हैं और बराबर असरदार हैं, और इसमें कोई भी कमी नहीं होगी अगर आप टाइम से ले लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज आपने अभी अभी जो जी। बताई है, क्योंकि अभी तक आई थिंक पिछले 3-4 हफ्ते में जैसे ही डेल्टा प्लस की बात शुरू हुई थी, तो सबसे पहला यही आया था कि वैक्सीन भी शायद असर ना करे इसके ऊपर, और हमारे वैक्सीन पे भी सवाल खड़ा हुआ था। एक बार और डॉक्टर वली ये वाली बात रिपीट कर दीजिए, बिकॉज मैं इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू गो आउट देयर, गेट द मैं वैक्सीन एज प्लान एंड अर्ली इफ आपको इस खुशखबरी के साथ ये बात रिपीट करूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में भी हमारे ये जो कोवैक्सीन के बारे में आज बहुत अच्छी खबर आई है कि उन्होंने इसको इसके अगेंस्ट असरदार
महसूस किया है और रिसर्च की है बाकायदा, और उन्होंने ये भी महसूस किया है कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये टीके सेफली दिए जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, और ईमानदार एक रिसर्च का यही तकाज़ा है कि वो किसी भी देश के वैक्सीन को डाउन प्ले ना करे, और हमने उनके देशों से भी वैक्सीन का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। तो हम बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनके सामने अच्छी चॉइसेस होंगी। अभी हमारे पास 2 सॉलिड चॉइसेस हैं, एक स्पुतनिक आ गया है और 4th चॉइस मॉडर्ना वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अवेलेबल वैक्सीन अभी तक जितने भी स्ट्रेन्स हैं इंक्लूडिंग डेल्टा प्लस उस पर कारगर हैं, और उन वैक्सीन्स में कोई कमी नहीं है। अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी उनको अलाउ कर दिया गया है, और इसलिए हम सबको भरोसे के साथ ये टीकों को लेना चाहिए। जो भी इस संबंध में आप अफ़वाहें सुनते हैं और दूसरी जगह पर पढ़ते हैं, उस पर यकीन ना करें, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा अफ़वाहें इसके खिलाफ, इवन मेडिकल डॉक्टर्स के अंदर भी डाउट्स हैं इसके खिलाफ, तो उनको भी बिल्कुल अभी इसको अपना लेना चाहिए। और इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन का मतलब ये नहीं है किसी भी दवाई का कि वो दवाई नहीं है, वो वैक्सीन नहीं है। तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन का मतलब ये है कि इसको हमको तुरंत लेना है, इसलिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन दिया गया। एक्सीलेंट न्यूज़। आई थिंक, आई होप जो भी लोग सुन रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये कॉन्वर्सेशन हमारी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। किसी और के पास अगर सवाल हैं और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, या शेयर करें प्लीज़ इसको। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर आप फेसबुक के नीचे चैट बॉक्स पे अपना सवाल पूछिए, और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर वली आपके सवाल का भी जवाब दें। डॉक्टर वली, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डेल्टा प्लस की बात हुई थी तो उसके पहले से ही स्पेकुलेशन शुरू हो गया था कि अब जो नया वेरिएंट थर्ड वेव में आएगा वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए। तो क्या इसकी कोई पुष्टि हुई है? क्या इस बात से अभी तक कोई रिसर्च निकल के आई है कि ये बच्चों को अफेक्ट करने वाला है, नहीं करने वाला? बहुत आपने माकूल सवाल पूछा है। मैं जिस दिन से प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राघवन ने इस बात को ब्रेक किया था, करीब 2 महीने हो जाएँगे अब इस बात को, मैं उस दिन से ही इसको ट्रैक कर रहा था, और मैंने फिर पिछले डेटा भी निकाल के देखे, स्टडीज़ भी देखी। इसमें जो हमारे यहाँ 2 वेव्स आई हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों का संक्रमण ज़्यादा हुआ है, प्रोपोर्शनेट संक्रमण हुआ है। और उसके बाद इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने 3 हफ्ते पहले अपना जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि बच्चों में ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा संक्रमण होगा और थर्ड वेव इसकी वजह से आएगी। दिस विल नॉट बी द कॉज़ ऑफ थर्ड वेव। और उसमें एक इफ ज़रूर थे, इफ जो मैंने अभी फैक्ट्स बताए हैं, अगर हम इन चारों चीज़ों का फैक्चुअल पालन नहीं करेंगे, तो ये अगर हम फेस कवर नहीं करेंगे, 2 मीटर का डिस्टेंस नहीं रखेंगे, भीड़ में जाएँगे और सैनिटाइज़ेशन नहीं करेंगे, तो हमको वही वेव का नुकसान होगा, बच्चों को भी और एडल्ट्स को भी, और वो नुकसान करीब-करीब बराबर ही होगा। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एस रिसेप्टर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बच्चों में कम होते हैं, इसलिए बच्चों में संक्रमण कम होगा। दूसरा लॉजिक बात ये है कि बच्चे जो हैं, उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए भी उसमें संक्रमण प्रोपोर्शनेटली कम होगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव में सिर्फ बच्चे ही जो हैं वो संक्रमित होंगे, ये बिल्कुल बात समझ में आने वाली भी नहीं है, और ऐसा कई मुल्कों में भी रिसर्च हुई है और रेट्रोस्पेक्टिवली डाटा देखा गया है बच्चों में। और उसके बाद डॉक्टर गुलेरिया ने कंफर्म भी किया था कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे और बच्चों की ही वजह से थर्ड वेव आएगी। अगर थर्ड वेव आएगी तो वो हमारी नादानियों की वजह से आएगी, हमारे मास्क न लगाने की वजह से आएगी, हमारे बच्चों के करीब जाने की वजह से आएगी, हमको अपना प्रोटेक्शन वैक्सीन के थ्रू नहीं लेने की वजह से आएगी। थर्ड वेव वायरस की वजह से बच्चों में नहीं जाएगी। तो इसलिए इस बात को बड़ा क्लियर कट समझ लेना चाहिए कि फैक्ट विल रिमेन फैक्ट, एंड फैक्ट का जो मैंने निमोनिक आज दिया है आपके प्रोग्राम के जरिए, इसको सब लोगों को याद रखना चाहिए 24 घंटे, और खास तौर से जब वो घर से बाहर जाएं और घर के अंदर आए बाहर से। अगेन डॉक्टर वली, ये तो बहुत, अगेन बहुत अपने मतलब लोगों को शांत करके अच्छे से समझाने वाली बात करी है, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं एंजाइटी क्रिएट करती हैं, एंड वी नो एंजाइटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है और इजीली इन्फेक्शंस आपके बॉडी में घुस जाते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन उसके लिए भी। एक और बात मुझे वो करनी थी कि वैक्सीनेशन जो हैं अभी बच्चों के लिए हमारे देश में तो शुरू नहीं हुए हैं, यंग किड्स के लिए।
दैट वाज अनदर रीजन कि एप्रीहेंशंस थे कि थर्ड वेव शायद बच्चों पे शायद ज़्यादा वो हो प्रकोप हो उसका। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशंस का क्या दिखाई दे रहा है बच्चों के लिए व्हेन आर दे प्लानिंग टू स्टार्ट? बच्चों में वैक्सीनेशन के ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड वेव का जो ट्रायल है वो एक खास वैक्सीन है जो कि mRNA वैक्सीन है, उसका भी ट्रायल होगा और काफ़ी हद तक थर्ड वेव ट्रायल इसके कंप्लीट हो गए हैं। और इस वैक्सीन को ज़ाइकोव-2 के नाम से जाना गया है और ये जल्दी अवेलेबल हो जाएगा और ये बच्चों में काफ़ी प्रभावी होगा और इसको हम एक खास मेथड से देंगे बच्चों को, जिसको हम जेट इंजेक्टर कहते हैं। जेट इंजेक्टर वैसा ही होता है जैसे लड़कियों के कान में जब पहली बार छेद किया जाता है, उसको जेट से कर देते हैं, तो सुई का खतरा बच्चियों को, लड़कियों को नहीं होता है और वो आसानी से करवा लेती हैं। इसी तरह से हमारे बच्चों को भी जेट से ये इंजेक्शन जब दिया जाएगा, सेम डोज होगी इसकी 0.5 ml, और उनको ये नीडल का खतरा और नीडल देख के जो बच्चे डरते हैं उसका खतरा कम हो जाएगा और ये बहुत कामयाबी के साथ और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर नेजल वैक्सीन भी आ जाएगा। और अगर हुआ तो शायद उसके बाद एक ओरल वैक्सीन भी आ जाए। तो ये सब चीज़ों पर काम हो रहा है, लेकिन हमारे देश में मैं ये बात जो कन्फर्म है वो कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एम्स पटना में बच्चों पे ट्रायल हुआ और उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली में ट्रायल हुआ और दोनों ट्रायल का फेज़ 3 का रिज़ल्ट जैसे ही आ जाएगा, आईसीएमआर और डीजीएचएस और हमारे जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो इसमें लगे हुए हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए तो क्लीयरेंस हो गया है और बहुत जल्दी उनको टीका लगना भी शुरू हो जाएगा। अभी 18 प्लस और उसके ऊपर 45 प्लस और एल्डरली उस सब के लिए रास्ते खुले हैं और वैक्सीन अब ऑफ काफ़ी अच्छी तादाद में हमारे यहाँ मौजूद है। और अभी जो बाइडेन जी ने भी, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि 1.6 बिलियन वैक्सीन जो हैं वो जल्दी ही इंडिया जैसे देशों के लिए वो स्पेयर करने जा रहे हैं, जिसमें से करीब 5 करोड़ के करीब वैक्सीन जो है हमारे हिस्से में आ जाएंगे। डॉक्टर वलीद, क्या हम जानते हैं कि कौन-सा वाला वैक्सीन सबसे पहले क्लियर होने का चांस है? वैक्सीन तो देखिए 3 तो हो गए हैं, स्पुतनिक बहुत जल्दी आम जनता के लिए अवेलेबल हो जाएगा, अभी कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए उपलब्ध है और उसके बाद ये मॉडर्ना जैसे ही आएगा तो लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट हो जाएगा इसके साथ और जो लोग शायद वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे थे वो भी आगे आके दौड़ के लगवाएँगे। इसके बाद कुछ इंडिजिनस कंपनियाँ, बायोलॉजिकल एडवांस जैसी कंपनियाँ हैं और आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, आज़ादी से पहले वो यहाँ काम कर रहा था, बहुत टीके उसने बनाए हैं, बाहर भी भेजे हैं, वो हैफकिन इंस्टीट्यूट है। उसको भी एक्टिवेट किया गया है और उन्होंने भी अपनी जो लैबोरेटरीज़ हैं उनको अपग्रेड किया है और वो बहुत जल्दी टीकों को मैन्युफैक्चर करके इंडिया की मार्केट में भेजेंगे और हमको इस रास्ते में जो है जो जितनी भी रुकावटें थीं, जो कच्चा माल मिलने में, वैक्सीन के कंपोनेंट्स मिलने में रुकावटें थीं, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिप्लोमेटिकली हल कर लिया है। थोड़े दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब अमेरिका गए थे और उस बारे में काफ़ी बातचीत करके आए हैं और वो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे भी मिल के आए हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि वैक्सीन के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट आ जाएगी और बहुत अच्छे दिन मैं यही कहूँगा सब लोगों के लिए आएँगे, बट फैक्ट विल रिमेन फैक्ट कि आप फैक्ट्स का पालन करिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप प्लीज रिमाइंड करते रहिए थ्रू आउट द डिस्कशन। डॉक्टर वली, बच्चों के लिए जो आपने कहा था कि एम्स पटना में सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रायल्स करें, तो विच वैक्सीन हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रायल्स देयर, और आर दे यूजिंग बोथ? उस वक्त तो कोवैक्सीन पे ट्रायल हुए थे और कोवैक्सीन के जो ओनर हैं खुद उन्होंने एक दिन बड़े इमोशनल होके टीवी पे कहा था, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी कि अगर हो सके तो मैं अपनी 6 साल की जो ग्रैंड डॉटर है उस पे भी इसका ट्रायल कराऊंगा, ये वैक्सीन मेरा इतना सेफ है। तो इसके के संबंध में यही मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्लोजली वॉचिंग द डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्रायल्स। और जैसे कि पहले कोवैक्सीन के बारे में कुछ लोगों ने शिकायत की थी, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया था, तो ऐसा अब नहीं होने दिया जाएगा। इसके डेफिनेट रिजल्ट्स पब्लिश के होने के उस पे हैं। आई थिंक वेरी सून दिस पब्लिकेशंस ऑफ थर्ड ट्रायल विल बी आउट एंड वी विल से यस, ब्रिंग द वैक्सीन इन। और अभी हम जो जिस वैक्सीन की हमने बात की थी, ये डीएनए वैक्सीन की, वो भी आ जाएगा तो जाइडस कैडिला के थ्रू। तो ये सब वैक्सीन आ जाएंगे और बच्चों को भी लगेंगे। फिर इससे सबसे बड़ा जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, बच्चों की बात आप कर रही हैं उसके थ्रू, कि बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको इजाज़त मिल जाएगी कि अब वो स्कूल जा सकते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खुशी भरी ये खबर है। तो उनको भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि उन बच्चों के
साइकोलॉजिकल जो जो डेवलपमेंट है और जो उनकी स्कूल जाने से जो उनको एक वेव्स मिलती थी, एक इंटरेक्शन होता था टीचर और स्टूडेंट वाला, वो बहुत दिन से मिस कर रहे हैं और उनको वो मिलेगा और वो खुशी-खुशी अपनी पढ़ाई पे दोबारा से व्यस्त हो जाएँगे। लेकिन अभी थर्ड वेव का खतरा है और बहुत से मुल्कों में हमने ये देखा है, जैसे इज़राइल ने मास्क को अभी फ्री किया था, फिर उसने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसी तरह यूके में उन्होंने अपनी जो रिलैक्सेशंस दिए थे वो वापस लिए हैं। कुछ मुल्कों ने अभी दिए हैं, जैसे फ्रांस है, स्पेन है। तो ये इंटरनेशनली हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं उसमें यही निकल के आ रहा है कि जिन लोगों ने फैक्ट्स का पालन नहीं किया है, उनको जो भी इजाज़त मिली थी वो वापस लेनी पड़ रही है। Yeah, but just the fact that vaccines आने वाले हैं and there is positivity दिख रही है in the horizon, I think that's heartening enough. Thank you so much. एक सवाल आ रहा है हमारे पास कम्युनिटी से, निशा पूछ रही हैं कि डेल्टा प्लस के बारे में मोर्टेलिटी से रिलेटेड हम क्या जानते हैं? डेल्टा प्लस से मोर्टेलिटी इसलिए ज़्यादा है थोड़ी-सी कि इसमें अगर जल्दी से पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुँचेगा, तो उसका संक्रमण बढ़ जाएगा। ये शुरू में कहा गया था 70 गुना ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा नहीं है। ये करीब 1.5 से ढाई गुना तक ज़्यादा खतरनाक है डेल्टा से डेल्टा प्लस, और दूसरा अल्फ़ा प्लस से ये करीब 10-12 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो ये इस तरह से ज़्यादा इसको आकलन नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं जिन्होंने सवाल पूछा उनको ये बता दूँ, कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो नॉन कोरोना का हो, उसमें 3 चीज़ें हमेशा ये मेडिकली देखी जाती हैं। एजेंट के जो फैक्टर्स होते हैं कि आप कितने मज़बूत हैं और आपके खिलाफ वो जो एजेंट है इन्फेक्शन दे रहा है, जो वायरस है इसमें एजेंट, वो कितना मज़बूत है। दूसरा होस्ट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर का मतलब ये है कि आपकी एज क्या है, आपको संक्रमण और बीमारियों का क्या है और आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी जनरल कंडीशन, हेल्थ कैसी है और आपका फीमेल है या मेल है, बच्चा है या बूढ़े हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। ये होस्ट फैक्टर्स हैं। और तीसरा एनवायरनमेंटल फैक्टर होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा घनी तादाद में वायरस का संक्रमण हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से एक ही घर में अगर 4 लोग बीमार हुए हैं तो उनका पैटर्न ऑफ डिज़ीज़ अलग-अलग है। एक ही घर में 4 लोग अगर बीमार हुए हैं तो उनकी जो डेथ है वो अलग-अलग तरीके से हुई है। एक ही घर में अगर 4 या 5 या कभी-कभी तो 8 या 9 लोगों को संक्रमण हुआ है, तो उसमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़ देखा गया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो एजेंट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर्स, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, ये कोरोना वायरस में भी काम करते हैं और ये सब जो हमने इतने दिनों में देखा है उसका नतीजा है कि हम डेफ़िनेटली कोई बात नहीं कह सकते। जितने भी जो सीनियर लोग हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये कभी नहीं कोई कह सकता कि ऐसा होगा। तो Definitely. ये इसमें हमें बिल्कुल जितना हम देखते जा रहे हैं वायरस को उतना हम सीखते जा रहे हैं। तो इसलिए हमको बिल्कुल चाणक्य बनने की ज़रूरत नहीं है और हमको ऑब्ज़र्व करना है और सावधान रहना है और टीका लगवाना है। डॉक्टर वली, कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे पास, हमारे फेसबुक के थ्रू। पूजा पूछती हैं, पूजा दास हैं, वो पूछ रही हैं, कैन वी टेक सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन आफ्टर 7 to 8 वीक्स? अभी तो सरकार का ही वो है कि आप 84 डेज से पहले नहीं ले सकते, बट गिवन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हो सकता है तो सब लोगों को टाइमली अपने ले लेने चाहिए, बट 84 डेज का मैंडेट, इज देयर अ चांस दैट दैट विल चेंज इन आवर कंट्री? जी, बिल्कुल, जब से कोविड की बात हुई है डेल्टा प्लस की, तब से कई देशों ने इसको यही कहा है कि इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 1 महीने बाद इसकी दूसरी डोज़ लेनी चाहिए। मैं यहाँ माज़रत के साथ कहूँगा कि जहाँ तक मेरी इत्तला है, हमारे यहाँ कोई अगर सेकंड डोज़ लगवाने जाएगा 1 महीने के बाद, तो शायद उसको मना नहीं किया जाएगा। ये जब शॉर्टेज हुई थी वैक्सीन की, तो इस पे बड़े डिस्कशंस भी हुए थे। इसको जो सियासी रंग देने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन मेरे ख़्याल से आप अगर टीका लगवाने जाएँगे तो आपके वैक्सीनेशन सेंटर में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लगाया जाएगा। कि अभी तक गवर्नमेंट से वैसे कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बट जी, यू आर सेइंग दैट अगर लगा लें जल्दी भी तो अच्छा ही बेटर रहेगा एंड इट विल नॉट बेटर इट्स नॉट डेट्रिमेंटल। एक और डेफिनिटली। सवाल है, व्हाई इज देयर अ फ्रेश लॉकडाउन इन सम कंट्रीज, पूछा जा रहा है। वही है ना, फैक्ट्स पे पालन नहीं किया। उन्होंने फेस मास्क नहीं लगाए, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस नहीं रखा, अवॉइड क्राउड नहीं किया, क्लीन हैंड्स नहीं किए, खुश हो गए। अच्छा, क्या होता है ना, जब कोई चीज़ ह्यूमन टेंडेंसी होती है, खुलती है,
तो सब उसकी तरफ भागते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो मैंने शुरू में कहा था ये वायरस जो है इनविजिबल है, तो इनविजिबिलिटी इज़ द रीज़न दैट पीपल गेट फ्रेश इन्फेक्शंस। और अब लोग इतना समझ गए हैं, गवर्नमेंट्स भी इतना समझ गई हैं कि अगर आपके डाटा जो हैं बढ़ेंगे, जैसे आज ही की खबर आ रही है कि थोड़ा केस बढ़े हैं, तो गवर्नमेंट्स को फिर इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि अपने जो फंक्शंस हैं, उनको आप पोस्टपोन कीजिए, अपने फंक्शंस को सादगी से कीजिए, अपनी शादियों में कम से कम लोग बुलाइए, घरों के लोग बुलाइए बस अपने, और उसमें भीड़ इकट्ठी ना कीजिए। ये भीड़ से हमें बहुत नुकसान हुआ है और हमारा देश जो है उन देशों के मुकाबले में बहुत घनी आबादी वाला है। हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती है। किसी मुल्क में जब गाड़ी रेल की रुकती है सुबह ऑफ़िस टाइम में, तो सियालदह स्टेशन और वीटी स्टेशन जैसी भीड़ उस लोकल ट्रेन में से नहीं उतरती, हमारे देश में उतरती है। तो ये बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि भीड़ का इस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। और हम भीड़ में जाएँगे तो आज ही बड़ा इंटरेस्टिंग एक अभी खबर आ रही थी कि वैक्सीन की लाइन लगी बहुत लंबी, तो लोगों ने धूप की वजह से अपने चप्पल उतार कर चप्पलों को लाइन में लगा दिया। तो इतनी भीड़ हमारे जब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हो रही है कि लोग धूप में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो सब जगह ट्रेन्स में, मॉल्स में हम भीड़ क्यों कर रहे हैं? एक बहुत ही दर्दनाक ये बात है कि हम मॉल्स में जा रहे हैं और सबको पता होता है मॉल्स में 90% लोग खाना खाने जाते हैं दुकानों पे। मॉल्स में कोई एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करने जाता, 10% लोग ही वहाँ से एक्सपेंसिव शॉपिंग करते हैं, तो फिर हम वहाँ भीड़ क्यों ऐड कर रहे हैं? बाद में देख लीजिए, आजकल तो सब खाते-खाते चीज़। तो मास्क निकालना पड़ता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उसी बात की है। सबसे पहली चीज़ तो आप निकालते हैं मास्क। बिल्कुल, और खाएँगे तो भी मास्क निकालेंगे। और ख़ास तौर से ये बार-बार कहा जा रहा है कि क्लोज़्ड रूम में जो हम मीटिंग्स कर रहे हैं वो, और दावत कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो एक साथ इकट्ठे बैठ के नहीं खाएँ क्योंकि उसमें मास्क निकालेंगे। आपने बहुत सही बात कही है कि मास्क जब तक लगा है। मेरे यहाँ एक डॉक्टर काम करती हैं, वो बाहर की हैं। वो सुबह मतलब 2 बजे आती हैं और 7 बजे, 8 बजे जाती हैं। वो एक बार भी मास्क उतार के चाय नहीं पीती हैं। हालाँकि उनकी चाय रोज़ जाती है, उनको चाय सर्व होती है, बट वो चाय नहीं पीती हैं और सावधान हैं। और वो पिछले डेढ़ पौने 2 साल से कोरोना के मरीज़ देख रहे हैं, और मैं प्राउडली ये कह रहा हूँ उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने सावधानी बरती है, वो मास्क की इम्पोर्टेंस को समझ रही हैं। तो मेरे तो सामने बैठी हैं अभी वो, आई कैन सी ऑन कैमरा, शी इज़ वर्किंग विद मास्क, और वो मास्क नहीं उतारेंगी, घर जाने के बाद उतारेंगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिन लोगों ने मास्क से सावधानी के साथ सावधानी की है, मास्क पहना है, उन्होंने अपने को तुरंत बचा लिया है। और डॉक्टर वली एक दूसरी बात पे आते हैं कि पिछले वाले फर्स्ट वेव के बाद से के तरीके से ही हम अभी आए तो हमने गवर्नमेंट्स को, सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को देखा है बड़ा क्रिटिसाइज होते हुए, इंक्लूडिंग आवर ओन गवर्नमेंट, कि पहले वाले वेव में हमने कहा बहुत जल्दी लॉकडाउन कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिवली बताया। सेकेंड वाले वेव में हमने बोला बहुत लेट लॉकडाउन कर दिया। Now, is there a precise learning from the medical community and from the government कि अगर ये थर्ड वेव आता है तो इसका क्या तरीका है, कैसे लॉकडाउन होना चाहिए, कब एग्जैक्टली अनाउंस होना चाहिए, बिफोर द परसेंटेज गोज ओवर अ सर्टेन नंबर? सो इज देयर अ सर्टेन पैटर्न दैट हैज कम आउट ऑफ दिस इंटायर लर्निंग? देखिए, ये एक हमारी जैसी कंट्री के लिए वेरीगेटेड डिसीजन है, और जिस हिसाब से संक्रमण होगा, जहाँ ज़्यादा होगा और जहाँ पे ऐसा समझा जाएगा कि इसका जो आर नॉट फैक्टर है और जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोकलाइज्ड और सर्कमस्क्राइब्ड, जिसको हम कहते हैं कि पार्शियल लॉकडाउन लगाया जाएगा। और लॉकडाउन हैड बिकम ए बैड वर्ड, नोबडी लाइक्स लॉकडाउन वर्ड नाउ। और वो लॉकडाउन जो है उसका मतलब शुरू में समझा भी नहीं गया था, लॉकडाउन कैसे लगाया जाए, और शायद उस समय पता भी नहीं था लॉकडाउन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट और नुकसानात क्या-क्या होंगे। तो अब सबको पता लग गया है कि लॉकडाउन से क्या नुकसान है, और इकोनॉमी का और बच्चों का और जॉब्स का और जहाँ-जहाँ जो बिज़नेस हैं उनका कितना नुकसान हुआ है। इसकी बाकायदा रिपोर्ट्स हैं, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ये नुकसान हुए, और हमारी जो जीडीपी का भी नुकसान हुआ है। तो अब ये लॉकडाउन का वर्ड तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया है। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे यूके में उन्होंने तुरंत क्लोज़ कर दिया। तो उसमें जैसे स्कूल में एक बच्चे को इन्फेक्शन हुआ तो स्कूल को क्लोज़ कर दिया। तो ये हर जगह के लिए अलग-अलग करना पड़ेगा। दूसरा, मैं सबसे आसान लॉकडाउन बताता हूँ लोगों को कि पहला लॉकडाउन यहाँ पे है,
मास्क लगाइए और दूसरा लॉकडाउन अपने पैरों पे कर दीजिए, हाथ बेड़ियाँ लगाइए पैरों में और घर में रहिए। ये 2 लॉकडाउन अगर आप कर लेंगे तो फिर तीसरे वाले लॉकडाउन की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपने हाथ में है आपके लॉकडाउन को कंट्रोल करना और अपने हाथ में है आपके बीमारी से बचना। तो ये सब अपने हाथ में है चीज़ें और उनसे लड़ना, कोरोना से लड़ना, ये सब हमारे हाथ में है और इसको हमको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। डॉक्टर वली, आपके पास टाइम कम है पर मेरे पास एक लास्ट सवाल है जी, जी। वैक्सीनेशन से रिलेटेड। बहुत सारे वैक्सीनेशन के बाद में लोगों ने अपनी एंटीबॉडी टेस्ट कराई। एंटीबॉडी टेस्ट कराने के बाद उनको लग रहा है कि इनफ एंटीबॉडीज नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, जो अलग अलग केसेस हैं। इसका क्या कारण हो रहा है? और आपके हिसाब से क्या एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए क्या? देखिए, ये एंटीबॉडी जो टेस्ट अवेलेबल हैं बाज़ार में, ये वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं। मेरे को और मेरी वाइफ को सेम डे सेम वैक्सीन लगा था, सेम टाइम पे लगा था। मेरी वाइफ की एंटीबॉडी लेवल जो बाज़ार में टेस्ट हुआ, उससे 0 आई, मेरी अच्छी आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन नकली है या वैक्सीन का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं हुआ। ये जो एक्चुअल जो एंटीबॉडी बनती हैं, उसको तो हमने डिटेक्ट ही नहीं किया है, तो वो उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं चाहिए कि वैक्सीन कारगर नहीं है। इसलिए मैं इस बात को बहुत सख्ती से अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप इसके वो मत बनिए, असेसर मत बनिए, असेसमेंट मत करिए वैक्सीन का कि हमारा वैक्सीन कारआमद है कि नहीं है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनी कि नहीं है। वन्स द वैक्सीन हैज़ गॉन इन, दैट मीन्स एंटीजन हैज़ गॉन इन और वन्स द एंटीजन हैज़ गॉन इन, इट हैज़ मेड एंटीबॉडीज, सो रिलैक्स। और जो कुछ लोग ये भी कहते हैं हमें तो साहब बुखार भी नहीं आया, इसका मतलब हमारी बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया। तो ये सब बातें इंडिविजुअल पे, मैंने अभी कहा ना, एजेंट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसमें आप होस्ट हैं, वैक्सीन एजेंट है। तो उससे जो भी आपकी बॉडी में रिएक्शन होगा वो दिखाई नहीं देगा और डिटेक्ट नहीं कर सकते आप किसी मेथड से। हाँ, आपको ये श्योरिटी होगी कि आपको वैक्सीन लग गया है और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है। और मैं एक अच्छी बात और बता दूँ यहाँ, वो एंटीबॉडी शायद आपकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाती हैं, जो कभी आपको कोई निकाल नहीं सकता आपकी बॉडी से। और कुछ ऐसी जगह है हमारी बॉडी में, जो बोन मैरो के प्लाज्मा सेल्स हैं और स्पाइन के प्लाज्मा सेल्स हैं, उसमें वो सिग्नल्स चले जाते हैं और इस बात की पूरी रिसर्च हो रही है। और मॉडर्ना केस में तो ये पब्लिश भी हो गई है अमेरिका में परसों, कि मॉडर्ना विल गिव यू वेरी लॉन्ग इम्यूनिटी, कुड बी 1 ईयर और मोर और कुड बी फॉर लाइफ। तो अभी चूँकि ये बात पूरी बाहर लैंसेट जैसे जर्नल में नहीं छपी है, मैं ये बात कन्फर्म कह रहा हूँ। मेरी अमेरिका में एक व्यक्ति से जो मेरे रिलेटेड हैं उनकी बात हुई है और उनके यहाँ ये रिसर्च पूरी पब्लिश हो गई है और उन्होंने कहा है कि मॉडर्ना वैक्सीन जो एमआरएनए वैक्सीन है, इन दैट केस फाइज़र का जो उनके यहाँ दूसरा वैक्सीन है, वो भी एमआरएनए वैक्सीन है, वो दैट गिव्स वेरी लॉन्ग इम्यूनिटी। डॉक्टर वली, थैंक यू सो मच। आई हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस बट आई नो कि आपके पास आज बहुत बहुत बिजी डे है, प्लस डॉक्टर्स डे है। सो इन योर ओन वे, बाय सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं बिकॉज सम वेरी वेरी डियर डॉक्टर इन द मॉर्निंग टोल्ड अस कि हमारा काम है आज के दिन सेलिब्रेशन भी ऐसे ही करते हैं कि हम और पेशेंट्स देखते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे शो पे। I would also like to pay my homage for those doctors and lady doctors whom we have lost during this pandemic, and I salute their services and pray for their families. Thank you. And we are with you in these prayers. Thank you once again, Dr. Wali. It was lovely, lovely talking to you once again. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।